आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ नाम दिया। क्या नाम? पदार्थ। पदार्थ को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। वैज्ञानिक ने बताया कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे उससे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? पदार्थ। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे तारे पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, रेत के एक कण, सभी क्या है? पदार्थ है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत के एक कण, ये सभी पदार्थ है। अब आगे ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती है। द्रव्यमान तो सारा वस्तु का द्रव्यमान तो होगा ही होगा। बिना द्रव्यमान का कोई वस्तु यहाँ नहीं है। बिना द्रव्यमान का यहाँ कोई वस्तु नहीं है। द्रव्यमान तो तय होना, सारा वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान है। बिना द्रव्यमान का, अगर भार है तो द्रव्यमान होगा कुछ, और स्थान जो स्थान वो घेरेगा वही उसका क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं भारत पर के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्व, अच्छा, जो भारत के पहले जो दार्शनिक थे, ऋषि मुनि, जो भी मतलब जानकार लोग, वो बताया कि जितने भी पदार्थ है, जितने भी मैटर है, जितने भी पदार्थ है, 5 मूल तत्वों से बना हुआ है। इसे पंच तत्व कहा गया है। ये पंच तत्व में एक वायु, दूसरा पृथ्वी, तीसरा अग्नि, चौथा जल, पांचवा आकाश। इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हुई है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। और यही उनके अनुसार यही अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, यही 5 तत्व से सारी वस्तु बना हुआ है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक ने इस पे क्या बोला कि पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अब लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में। ठीक। सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। सभी पदार्थ क्या चीज से बने होते हैं? कणों से। जितना भी पदार्थ है सब छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का घोल खोल दिए। जैसे यहाँ ऊपर यहाँ देखे तो जल और नमक का मिश्रण। जल इसमें पहले से था, नमक बाहर से मिला है और आकर इसमें पूरा पूरा संपूर्ण रूप से मिल गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जल में ये रिक्त स्थान था, मतलब दोनों कण के बीच में गैप था, जिसके बीच में जाकर इसके नमक के कण जाकर समाहित हो गए और पूरे तरह से मिल गए। वही उदाहरण दे रखा है यहाँ। नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब, जैसे ये पानी था, पानी में जाकर नमक घुल गया, तो घुल गया यानी दोनों पानी के मॉलिक्यूल के बीच में गैप रहा होगा, इसमें ये रेड वाला नमक जाकर घुल गया। तो वही बात का यहाँ पे बोला जा रहा है, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। उसी का यहाँ जब अगरबत्ती जला दे तो क्या दूर से इसका सुगंध आपको मिलता है? हाँ, उसका कारण भी वही, गैस के कण जो है दूर हवा में विस्तृत होते हैं, समावेशित हो जाते हैं। गैस के कण दूर हवा में फैल जाते हैं। ठीक। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हर एक पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? लगभग क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं कि अपने ओर खींचते हैं। यहाँ पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से, किसी चीज़ का जब तापमान बढ़ाएंगे, मतलब हीट कर देंगे, तो उसकी गति क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा।
तो अभी हमने देखा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आगे जब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पदार्थ के कण के गति तेज हो जाएगा। जैसे पानी को गर्म करने लगेंगे तो उसमें जो पानी का गति जो होगा उसके अंदर तेज हो जाएगा, और गर्म करेंगे तो और तेजी से गैस बनकर और तेजी से ऊपर भागेगा। तो यानी उसके कण का गति क्या हो गया, तेज हो गया। जब पानी को हमने गर्म किया तो उसके कण का गति क्या होगा, तेज हो गया। यानी जब भी किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो उसके कण का गति तेज हो जाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को अपने आप मिलना यानी स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ठीक, और गर्म करने पे विसरण तेज हो जाता है, मिलना तेज हो जाता है। अब आगे देखते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, एक ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठीक, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपना आकार बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए दृढ़ होते हैं। ठीक, यानी ये तो कह रहा है कि बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपना आकार को बनाए रखते हैं, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। तो अब आगे एग्जाम्पल कुछ देखेंगे जिनका आकार बदल जाता है लेकिन फिर भी है, मतलब ठोस है। तो रबर बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है। फिर एक और उदाहरण देखो, विभिन्न आकारों के बर्तनों में रखने वाले चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों में के आकार ले लेते हैं। विभिन्न आकार के बर्तन में रखने वाली चीनी और नमक उन्हीं बर्तन का आकार ले लेते हैं, जबकि चीनी ठोस है। स्पंज क्या है, स्पंज ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न मतलब दबा के एक जगह इकट्ठा कर देना संभव है। क्यों, सबका उत्तर यह है, बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है, बल हटा लेने पर पुनः यह अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर टूट जाता है। ठीक, यानी बल लगा हटा लेने पर ये पुनः अपने आकार में आ जाता है, ठोस जिस टाइप का था उसी प्रकार का हो जाता है, और अत्यधिक बल लगाने पर टूट जाता है। यानी यही तो मतलब ठोस का डिफिनेशन था, आकार को बनाए रखता है और बल लगाने पर टूट सकता है, अधिक बल लगा। चाहे हम शर्करा नमक को अपने हाथ में लेके या किसी प्लेट में के जार में रखें, इनकी क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। अच्छा, जो क्रिस्टल होता है उनका आकार जो नमक या जो नमक का ढेला या बोले तो चीनी का दाना का उसका आकार नहीं बदलता है। ठीक, स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु वायु मतलब जिसमें हवा भरा हुआ रहता है उस छिद्र में। जब हम इसे दबाते हैं तो वो वायु बाहर तो वो हवा बाहर निकल जाता है और एक जगह इकट्ठा संभव हो पाता है। ठीक, चल आगे देखते हैं। तो हो गया पदार्थ की ठोस अवस्था। अब देखते हैं द्रव्य अवस्था। पदार्थ का द्रव अवस्था, द्रव का अपना कोई आकार नहीं है। जहाँ गिलास में रख दिया तो गिलास के आकार का, जग में रख दिया तो जग का। द्रव पानी टाइप लिक्विड जो या द्रव। ठीक, पानी क्या है, एक द्रव्य। और ये अगर गिलास में रख दिया तो गिलास के आकार ले लेगा, और जग में रख दिया तो जग के आकार ले लेगा। जिस बर्तन में रखेंगे उसी आकार का हो जाएगा। यानी द्रव का कोई आकार नहीं होता लेकिन आयतन होता है, यानी जगह तो छेकता है और जितना जगह छेकता है वही उसका क्या क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है द्रव में। ठीक, इसलिए दृढ़ नहीं है लेकिन तरल है, मतलब ये दृढ़ नहीं है लेकिन तरल होते हैं, ये दृढ़ नहीं है लेकिन तरल होते हैं। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। द्रव में ठोस भी है, द्रव भी है, गैस है, तीनों का विसरण संभव है, तीनों का विसरण संभव है। हाँ, द्रव्य में ठोस भी घुल जाता है, द्रव भी घुल जाता है, गैस भी घुल जाता है। अब यही बात कर रहा है, द्रव में ये तीनों चीज़ जाकर क्या घुल जाएगा। अगर द्रव में हम ठोस क्या घुल जाएगा, तो ठोस हम जब चीनी घुलाते हैं तो घुल जाता है। द्रव में द्रव क्या घुल जाएगा, जिससे पानी में नींबू डालेंगे तो घुल जाएगा। गैस क्या घुलेगा, कोई द्रव में कोई गैस भी डालेंगे तो घुल जाएगा। ठीक, जैसे गैस में ऑक्सीजन जाकर घुल जाता है, वही ऑक्सीजन मछली लोग सांस लेता है पानी में, तो पानी में गैस भी जाकर घुल गया। ठीक, तो वही है। अब ये कह रहा है ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। मतलब ठोस जितना
ठोसों की अपेक्षा द्रवों में ठोस में कोई एक दूसरे को जब मिश्रित होगा उससे बहुत ज़्यादा तेज द्रव क्या हो जाता है, एक दूसरे में मिश्रित हो जाता है, विसरण की दर अधिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ का कारण ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव लिक्विड अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव की कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। यानी कहने का मतलब जैसे ठोस हुआ, ठोस फोटो में अच्छा से दिखाते, ठोस के कण, हाँ हाँ, ये हुआ ठोस, ये हुआ ठोस और ये हुआ इसमें द्रव। तो ठोस के जो कण होगा उसके बीच में एकदम न के बराबर गैप होगा, ठीक। दो कण ये हुआ तो इसके बीच में न के बराबर गैप होगा और यही द्रव्य में दो कण के बीच में गैप अच्छा होगा। तो वही कह रहा है पदार्थ के द्रव्य में, ठीक। गैस में तो ये दूरी और ही बढ़ जाएगा, गैस में तो और दूर दूर रहेगा इसका कण, ठीक। तो वही ये गैस में कण और दूरी, ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ऐसा इसलिए कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इसका कारण दे रहा है कि द्रव अवस्था में पदार्थ स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। यहाँ द्रव अवस्था में पदार्थ स्वतंत्र के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, जबकि गैस में तो और ज़्यादा स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्र रूप से गति करता है और गैस के कण और दूर दूर होता है। इसमें तो मिलना, इसमें सबसे तेज़ी से मिलना है इसमें आसान है, फिर सबसे मुश्किल इसमें मिलना है एक दूसरे एक कण दूसरे कण में, इसमें भी मिलना आसान है, लेकिन सबसे आसान इसमें है गैस में कोई एक एक कण दूसरे कण में मिलना, एक कण का दूसरे कण से मिलना, ठीक। अब आगे देखते हैं। आपने कभी उस ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड्यता काफ़ी अधिक, हाँ, ठोस और द्रव की तुलना में गैस की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। संपीड्यता कहने का मतलब कंप्रेशन, इसमें बहुत सारा गैस को कंप्रेस करके, बहुत सारा गैस को कंप्रेस करके एक बहुत छोटा सा डिब्बा में रख सकते हैं। जैसे हम लोग जो द्रवीकृत एलपीजी, जो पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी गैस, ठीक। और जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, वाहन में ईंधन जो डाला जाता है सीएनजी, और ये खाना बनाने वाला एलपीजी गैस, ये सब एक मतलब कंटेनर में इतना गैस डाल दिया जाता है एक जगह। संपीड़ित करने का मतलब एक जगह इकट्ठा करके कि बहुत दिनों तक, 20-20 दिन, एक महीना तक चलते रहता है भाई, और खाना बनते रहता है। और इसी तरह वाहनों में ईंधन सीएनजी के रूप में डाला जाता है। संपीड़ित, संपीड़ित का मतलब होता है एक जगह पूरा इकट्ठा करके, मतलब बहुत सारा चीज़ को एक बहुत कम जगह में समेट देना है, संपीड़ित होता है। इसका फोटो से अच्छा से दर्शाया था एक जगह, फोटो अच्छा दिखा देंगे जब जगह आएगा तो, ठीक। अब इसमें देखते हैं। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जाता है। अतः संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को, संपीड्यता काफ़ी ज़्यादा होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को, गैस को अधिक बहुत ज़्यादा आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में, कम आयतन वाले सिलेंडर में क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संपीड़ित करके गैस के सिलेंडर में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। अब आगे देखते हैं। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण बहुत तीव्र होता है। कणों की तेज गति और के कारण और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण बहुत तीव्र होता है। कणों की तेज गति, एक कण दूसरे कण की तेज गति के कारण अत्यधिक रिक्त स्थान होता है। गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्र होता है, गैसों का अन्य विसरण में बहुत तीव्र होता है। इसे ठोस हुआ, ठोस यहाँ फोटो में साफ साफ दिखा, एक कण से दूसरे कण के बीच में गैप बहुत सबसे कम इसमें है, और उससे थोड़ा ज़्यादा गैप इसमें इस द्रव्य में है। अब सबसे ज़्यादा गैप किसमें, दो कण के बीच में गैस में है। सबसे ज़्यादा गैप, सबसे ज़्यादा गैप दो कण के बीच में, दो कणों के
बीच में सबसे कम गैप, सबसे किस में, द्रव में, द्रव में नहीं, गैस में, गैस में, गैस में। हाँ, तो सबसे कम गैप, सबसे कम गैप दो कणों के बीच ठोस में, ठोस में होते होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। गैसीय अवस्था में कण की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण यह कण आपस में बर्तन की दीवारों पर टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस के कण प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। दबाव बेसिकली होता ही फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब अगर ये बर्तन हो गया और इस बर्तन में जितना गैस एक यूनिट एरिया पे टकराएगा, एक यूनिट एरिया पे आके टकराएगा, जितना फोर्स के साथ और जितना एरिया पे टकराएगा वही इसका क्या हो जाएगा, इस पे दबाव हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, दबाव हो जाएगा। जितना फोर्स से जितना एरिया पे टकराएगा वही इसका क्या हो जाएगा, जितना एरिया पे टकराएगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल पे, और जितना फोर्स से जितना बल से टकराएगा इस दीवार पे वही उसका क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर। और यह दाब बोले तो दाब। ठीक, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाएगा। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? हाँ, कैसे, देखते हैं। ठोस जैसे बर्फ हुआ, वही ठोस जब ठोस होता है तो बर्फ हो जाता है, वही जब पानी पानी के रूप में होता है तो द्रव यानी जल के रूप में होता है, वही पानी को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है तो गैस का वाष्प बन के ऊपर चला जाता है। ठीक, तापमान परिवर्तन का प्रभाव, यानी कोई चीज़ का जब तापमान बढ़ाएंगे तो उसका जो मॉलिक्यूल होगा, मतलब कण जो होगा, उस उसका कण जो होगा तेजी से गति करने लगेगा, तेजी से गति करने लगेगा और आकाश में जो है उड़ने लगेगा, गैस बनकर या कुछ बनकर। यानी जब भी किसी चीज़ का तापमान बढ़ाएंगे तो उसका ठोस का उसके कण की गति की तीव्रता बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते, जिस न्यूनतम ताप पर कोई गल जो किस जिस न्यूनतम ताप पर ठोस गलना स्टार्ट कर देता है वो उसका गलनांक कहलाता है। याद कर, इसमें कुछ है याद, गलनांक मतलब जो जहाँ वह न्यूनतम ताप जिस पर गलना स्टार्ट कर दे वो उसका क्या हो जाता है, गलनांक कहलाता है। अब आगे देखें हम तो तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेते हैं। यह माना जाता है कि बीकर में ली गई सामग्री छुपी रहती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह गुप्त की अभिप्राय छुपी हुई से है, यहाँ पूरा स्पर है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा, गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता है तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों पारस्परिक आकर्षण बल के वशीभूत होकर पदार्थ की अवस्था को बदलने की इस ऊष्मा का उपयोग होता है। यहाँ इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस उसके गलनांक पर मतलब गलने पर द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मा ऊर्जा का जरूरत होता है उस उसी का संलग्न की गुप्त ऊष्मा प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ की कणों की ऊर्जा से अधिक होगी। इसका कारण है गुप्त ऊष्मा। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा जो होगी उसी तापमान पर बर्फ की कणों की ऊर्जा से अधिक होगी। इसका मेन कारण है गुप्त ऊष्मा। अब हम आगे देखें। हम्म,
अब देखिए, जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करने लगता है। यानी जब हम जल का ऊर्जा उस मतलब हीट बढ़ा देते हैं तो जल का कण तेजी से गति करने लगता है और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतना ऊर्जा आ जाता है कि वे परस्पर आकर्षण बल तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में इस तापमान पर द्रव्य जो है गैस में बदलना शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब आगे पढ़े हम लोग। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगते हैं इसे इसका क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर मतलब वायुमंडल का दाब पर वह तापमान, वायुमंडलीय दाब, दाब नहीं बदल देंगे, जो वायुमंडल का दाब है वही रहने देंगे वायुमंडल में। और वह तापमान वैसा तापमान जिस पर द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। पानी क्या होता है, उबलने लगता है। इतना तापमान बढ़ा दिया कि पानी उबलने लगा और वायुमंडल में जो दाब है वही, आप बाहर से दाब नहीं लगाएंगे। तो जिस तापमान पर पानी उबलने लगता है उस क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब आगे द्रव्य आगे पढ़ते हैं। द्रव्य के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। द्रव्य के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। द्रव्य के जितना कण है, सभी कण है, उसे इतनी ऊर्जा मिल जाता है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जैसे अगर जल 373 केल्विन या 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस 100 373 केल्विन, ये क्या हो जाएगा, 373 केल्विन पे पानी वाष्प में बदल जाएगा। 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कण उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कण ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लिए है। कहने का मतलब ये हुआ, तापमान पर भाप, जिस तापमान पर भाप यानी वाष्प रहेगा, मतलब पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी से जब वाष्प बन जाता है, ठीक, उसी तापमान पर पानी के कण, अगर पानी ले, लिक्विड ले और गैस ले, लेकिन दोनों का ऊर्जा का माप करें तो मालूम चलता है पानी की ऊर्जा से माप ज़्यादा अधिक ऊर्जा किसका है, गैस का ऊर्जा। इसका कारण भी क्या है, गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। मतलब से अगर समान तापमान दिया जाए, एक जगह पानी है एक जगह गैस है, एक जगह पानी है एक जगह पानी है एक जगह गैस है, तापमान समान है, दोनों को दिया गया तापमान समान है, तो लेकिन गैस का ऊर्जा अधिक होगा, पानी का ऊर्जा कम होगा, पानी का ऊर्जा कम होगा। और इसका कारण बोला जाता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ऐसा इसलिए होता है कि भाप के कण ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लिया है, अतिरिक्त अलग ऊष्मा अवशोषित कर लिया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठोस को जब ऊष्मा देते हैं द्रव बनता है, द्रव को ऊष्मा देते हैं तो गैस बनता है। और इसका विपरीत भी है, गैस को जब ठंडा करते हैं तो द्रव बनता है, द्रव को और ठंडा करते हैं तो ठोस बनता है। जैसे गैस को ठंडा करके इकट्ठा करेंगे तो द्रव बनेगा। जैसे वातावरण में जैसे पानी गर्म होकर ऊपर जाता है तो गैस जो गर्म इकट्ठा होता है तो द्रव बन जाता है। और जो द्रव बरसता है बारिश, उसको हम फ्रिज में डाल दे और ठंडा कर दे तो ठोस बर्फ बन जाता है। अब आगे हम देखेंगे। अब फिर अगर इस बर्फ़ को हम अगर गर्म करें तो बाहर निकाल दे गर्म वातावरण में तो फिर पानी बन जाएगा, पानी को और गर्म करें तो गैस बन जाएगा, जो फिर आसमान में चला जाएगा उड़कर बादल के रूप में। चलो अब आगे पढ़ते हैं। गर्म होने पर ये ठोस द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और में वापस बदल जाते हैं। ये कह रहा है कि गर्म होने पर पहले ठोस से क्या होता है, द्रव बनता है, और द्रव से फिर को और गर्म करें तो गैस बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ भी है कि द्रव से डायरेक्ट गैस बन जाता है, ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाता है, बीच में द्रव बनता भी नहीं। जैसे कपूर हुआ, पानी को पहले जैसे हुआ, पानी को बर्फ़ को गर्म किए तो पहले क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, फिर और लिक्विड मतलब द्रव बनेगा, पानी बनेगा। बर्फ़ को जब गर्म करेंगे तो पानी बनेगा, और पानी को और गर्म करेंगे तो गैस बनेगा। लेकिन लेकिन कपूर को बाहर यहाँ वातावरण में लाए गर्म करेंगे तो वो लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट गैस ही बन जाएगा। तो यानी बहुत बार जो होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहलाता है, आगे दिया होगा। हाँ,
ठोस अवस्था से सीधे गैस बन जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक। और इसके विपरीत या गैस से सीधे अगर ठोस बन जाएगा तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। गैस से अगर सीधे ठोस बन जाएगा तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। हाँ, यही तो दिखाना था। ये सिलेंडर है, ये बाहर से गैस के मॉलिक्यूल है, पिस्टन से इसको दाब दाब के इतना दूर में फैला था। जब इतना इसको जगह दिया गया था तो इतना दूर में फैला था गैस का मॉलिक्यूल। अब जगह कम कर दिया गया तो इतना कम दूर में हो गया। अब जगह और कम कर दिया गया तो मात्र इतना दूर में हो गया है। ठीक। हाँ, दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों का समीप लाया जा सकता है। इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान ही दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अच्छा, ये उदाहरण, ये प्रश्न का उत्तर है, आगे देखेंगे। जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में हो। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। गैस से सीधे क्या बन रहा है? बीच में पानी तानी नहीं बन रहा है, लिक्विड नहीं बन रहा है, सीधे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है, जिसे सूखा हुआ बर्फ नाम देते हैं। ये ध्यान रखना कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखा हुआ बर्फ कहते हैं। अब ये एक चित्र के द्वारा मतलब समझाने का प्रयास किया गया कैसे कोई चीज़ बनता है या जमता है। अगर ठोस से कोई चीज़, पहले यहाँ से देखते हैं, द्रव से कोई चीज़ गैस बन गया तो क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। और गैस से एक जगह जमा होकर ठोस बन गया था, क्या कहलाएगा? निक्षेपण। और फिर ठोस से, ठीक, द्रव बन गया तो क्या कहेगा? संगलन। ठीक। अब इसके विपरीत देखते हैं। द्रव एक जगह जमा होकर ठोस बन गया तो इसे क्या कहेंगे? जमना। और ठोस से डायरेक्ट गैस बन गया तो इसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। गैस एक जगह इकट्ठा होकर ठोस बन गया था, निक्षेपण। और ठोस से डायरेक्ट गैस बन गया था, ऊर्ध्वपातन। और गैस संगठित होकर इकट्ठा होकर एक जगह होकर बना तो क्या होगा? द्रव। ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ प्रश्न है, देखते हैं। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले। सेल्सियस में बदलने के लिए जितना तापमान केल्विन में से 100 घटा देते तो सेल्सियस मिलता। 300 - 100 मतलब 200 डिग्री सेल्सियस। 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 100 घटा देंगे यानी 473 सेल्सियस। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 250 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाता है? पानी क्या हो जाता है? उबलने लगता है, वाष्प बनने लग जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी वाष्प बन जाएगा। ठीक। इसे पानी के फॉर्म में भी रहेगा, लेकिन यहाँ 250 डिग्री सेल्सियस पे तो वाष्प ही बन जाएगा। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? क्योंकि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? यानी कहने का मतलब कोई ठोस है, ठीक, कोई ठोस से कोई गैस बन रहा है, कोई गैस से कोई लिक्विड बन रहा है, या कुछ भी जो बन रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके वातावरण के तापमान वही रहता है। इसका कारण ये है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल तोड़ने में उपयोग हो जाती है। इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चौथा देखें तो वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तन कराने के लिए कोई विधि समझाइए। वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तन कराने के लिए कोई विधि सुझाइए। दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैस को द्रव में बदला। दाब को हम बढ़ा दें तथा तापमान को घटा दे तो वायुमंडलीय गैसों को द्रव में बदला जाता है। वायुमंडलीय गैसों को किस में बदला जाता है? द्रव में। दाब को हम बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ाकर और तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में बदला जाता है। गैस को द्रव में कैसे बदला जाता है?
तो प्रेशर को बढ़ा देंगे, फिर खूब दाब देंगे गैस को और तापमान बढ़ा देंगे, हीट बढ़ा देंगे, तो गैस क्या हो जाएगा, द्रव में, लिक्विड में, पानी की तरह हो जाएगा। अब और आगे देखते हैं। द्रवों में सतह पर स्थित कण के कुछ अंश में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव्य से के वाष्प में द्रव्य को वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण। ठीक, ऐसा क्यों होता है, द्रव्य के कण जब खूब हीट दे देते हैं तो द्रव के कण के बीच में जो गैप अट्रैक्शन रहता है वो खत्म हो जाता है, टूट जाता है और वाष्प बन के ऊपर की ओर उड़ने लगता है। ठीक, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। अब कह रहे हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला वो कौन सा कारण है जो वाष्पीकरण को बढ़ा या घटा सकता है। तो वाष्पीकरण मतलब तुरंत जो पानी जो है वाष्प बन जाए, मतलब गैस बन जाए, तो उसका कारण है कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दे। बहुत चौड़ा बर्तन में पानी गर्म करने लगे तो धनाधन उड़कर भागने लगेगा। फिर आगे देखें, तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाए। जैसे तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है। तापमान बढ़ाने पर भी अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है। इससे तापमान बढ़ाएंगे तो सब कणों मतलब टेम्परेचर बढ़ा देंगे, खूब हीट देने लगेंगे तो क्या होगा, उसको गति कण को क्या होगा, कणों के बीच अट्रैक्शन टूटेगा, तो कणों के बीच अट्रैक्शन टूटेगा और उसमें को क्या मिलेगा, वो कण बहुत मतलब फदकने लगेगा इस दोनों के बीच, और खूब तापमान बढ़ा दे, हीट बढ़ा दे, हीट बढ़ा दे, तो क्या होगा, गैस के बीच जो कण होगा टूटना शुरू हो जाएगा और गैस बन के ऊपर की ओर उड़ना शुरू हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर तापमान बढ़ा देंगे तो पर्याप्त इसको गतिज ऊर्जा मतलब उसका कण दूर दूर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा मिल जाएगा, जिससे वो आसानी से क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत होकर ऊपर की ओर भागने लगेगा गैस के कण। अब आगे देखते हैं, आर्द्रता में कमी कर दे। आर्द्रता जो हम वातावरण में रहते जो उसमें क्या होता है, आर्द्रता तो रहता है। अब हम देखें आर्द्रता में कमी, जो हम वातावरण में है, ठीक ना, तो वातावरण में भी जल वाष्प मतलब गैस मिला हुआ है, उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। ठीक, एक किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास वायु में एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होता है। जब वायु में जल के अणु की मात्रा पहले से ही अधिक होगी, मतलब जब वायु में पहले से जल कणों की मात्रा अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। जैसे ठंडा में जल्दी पानी गर्म नहीं हो जाता, कारण यही है कि पहले से ही वायु क्या रहता है, क्या वही मतलब आर्द्रता ज़्यादा रहता है वातावरण में, तो पानी थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है, तो इसलिए वाष्पीकरण की दर को क्या कर देता है, घटा देता है आर्द्रता। ठीक, अब आगे देखें, वायु की गति में वृद्धि। अगर तेज हवा चले तो मतलब तो क्या होगा, फिर भी जल्दी कपड़ा सूख जाता है। हाँ, तो वायु की गति क्या करता है, जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाता है, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। अब नया टॉपिक पढ़ते हैं, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे मिलता है, द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। द्रव के कण कण क्या होता है, वाष्पीकरण होता है तो द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। अब आगे देखें, जब आप एसीटोन या नाखून को पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसका कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। अब आगे देखते हैं, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। ठीक, और आगे देखते हैं, सतही क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाता है, जैसे कपड़े ऐसे हो चुका है। आगे आगे देखते हैं, गर्मियों में हम सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता, ज़्यादा पसीना शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के
वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर वाष्प में बदल जाता है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाता है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। अब आगे, चूंकि सूती कपड़े में जल की अवशोषण मतलब शोषित करने का क्षमता अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। और वाष्पीकृत जितना ज़्यादा वाष्पीकृत होगा उतना ज़्यादा हमें शीतलता मिलेगा। अब आगे पढ़ते हैं नया टॉपिक। बर्फीले जल से भरे गिलास मतलब बर्फ वाला जल में से भरे गिलास के बाहर जल का बंद आ जाता है, वो उसका कारण जलवाष्प। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। ठीक, अब हम लोग अभी तक क्या सीखा उसका एक छोटा समरी के रूप में यहाँ दे रखा है सब। द्रव सूक्ष्म कणों जितना भी है सब सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ द्रव भी है, उसी में सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। हमारे पास तीन अवस्था है। हाँ, हमारे पास द्रव तीन अवस्था में होते हैं, एक ठोस और द्रव और गैस में। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अभी देखिए ऑटोमेटिक बात है कि बहुत नज़दीक नज़दीक रहता है, आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है किसमें, तो ठोस में। उसके बाद आकर्षण बल सेकंड नंबर पे होता है द्रव में, और सबसे कम गैस में। गैस का मॉलिक्यूल तो एक यहाँ है कि यहाँ बहुत दूर दूर होता है, फैला होता है, जिससे उसके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है। आगे देखेंगे, ठोस के कणों में ठोस को निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैस के लिए अधिकतम किंतु द्रव के लिए मध्यवर्ती है। ये कहना चाह रहा है ठोस के कणों में ठोस को निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम है। ठोस को निहित करने वाले ठोस के कण में रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम है और गैस के लिए ये अधिकतम है और द्रव्यों के लिए मध्यवर्ती ये है। और आगे देखेंगे, ठोस के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होता है। द्रव में कणों की परत एक दूसरे पे फिसल सकता है, ठोस में ये नहीं फिसलता है। गैस में तो कोई क्रम ही नहीं होता है बहुत दूर दूर रहता है, इसलिए इसे अनियमित रूप में भी बोला जाता है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्था अंतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन किया जा सकता है। पदार्थ की अवस्था अंतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। अब आगे पढ़े। उधर्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधा गैसीय अवस्था में हो जाए, उधर्वपातन कहते हैं। ठोस पदार्थ बिना पानी बने हुए मतलब लिक्विड बने हुए सीधे गैस में बन जाता है, तो उस प्रक्रिया को उधर्वपातन कहते हैं। इसी तरह गैस बिना पानी बने हुए सीधे ठोस बन जाएगा तो क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाएगा। गैस बिना लिक्विड बने हुए डायरेक्ट ठोस बन जाएगा तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहेंगे। क्वथनांक कण द्रव अवस्था से द्रव से अवस्था से वाष्प अवस्था में वो घटना जिस समय द्रव वाष्प में बदलने लगता है, वो टेम्परेचर जिसमें द्रव वाष्प में बदलने लगता है, वो क्या क्वथनांक कहलाता है। वाष्पीकरण, आप आगे पढ़ते हैं। वाष्पीकरण की सतह की परिघटना की सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच परस्पर आकर्षण बल को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प में अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। अब और आगे पढ़ें। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। सतही क्षेत्रफल पर, सतह का क्या क्षेत्रफल है जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग, तापमान पर, आर्द्रता पर और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। तापमान पर, आर्द्रता पर, वायु की गति पर वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण इन निम्न कारणों पर निर्भर करता है। सतह का क्षेत्रफल क्या है, ठीक, तापमान क्या है, आर्द्रता क्या है, वायु की गति क्या है, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। इसीलिए तो गर्मी के दिन में खूब वाष्पीकरण होता है, हमारे शरीर को थोड़ा ठंडक मिले। ठीक, और आगे पढ़े। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप वह मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हेतु प्रयोग होता है। यानी 1 किलो द्रव लिक्विड गैस में मतलब द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने में जो ऊष्मा की जरूरत होता है वाष्पीकरण की गुप्त वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर, वह उसका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 kg ठोस वायुमंडलीय दाब पर
ठोस को उस संकलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होता है। संलग्न की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर संलग्न की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस के उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद कर लेना है, सही जाएगा। ये राशि है, उसका मात्रक है, उसका प्रतीक है। तापमान का केल्विन, लंबाई का मीटर, सहिंती का किलोग्राम, भार का न्यूटन, आयतन का घन मीटर, घनत्व का किलोग्राम घन मीटर, दाब का पास्कल, और ये इसका प्रतीक है। केल्विन को के से निरूपित करते, मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, न्यूटन को एन से, घन मीटर को मीटर क्यूब से, किलोग्राम प्रति घन किलोग्राम मीटर के पावर -3, पास्कल को पीए से। ठीक, अब इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में कहाँ रहेगा। ओके।